नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल के 4 पार्ट डिवाइड करा दिए थे, जिसमें मैंने आपको 80 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करा रखे हैं और थ्योरी का जो भी क्वेश्चन हमारे बनते थे वो हमने कंप्लीट करा रखे हैं। अगर आपने थ्योरी के नहीं देखे तो आप लोग पहले थ्योरी के देख लीजिएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है जो भी क्लासिफिकेशन के, चाहे डीडीसी हो, चाहे यूडीसी हो, चाहे कॉलम क्लासिफिकेशन हो, उसके सारे कंप्लीट कर रखे हैं। और उसके बाद यूडीसी के जो 100 क्वेश्चन है वो अलग से मैं कराऊंगी। अलग पेपर है यूडीसी का पूरा, वो मैं जो भी क्वेश्चन बनते हैं यूडीसी वो मैं कराऊंगी। और उसके बाद जो भी हमारे थ्योरी से रिलेटेड जो भी हमारे ये पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं कैटालॉगिंग के जो हमारे ACR2 और ट्रिपल सी के हैं, अगर आप ट्रिपल सी के और ACR2 के अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग की कैसे कार्ड वगैरह बनते हैं, क्योंकि कार्ड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं हमारे राजस्थान सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, या फिर हमारे जो भी लाइव क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसमें हमारे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, राजस्थान सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आपके पास लाने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस आ रहे हैं उनसे भी आप लोग अवगत हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा आज है 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 81। ठीक है, 81 क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन क्या कहता है कि डीडीसी का प्रथम एडिशन संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, यानी डीडीसी का प्रथम जो संस्करण है कब प्रकाशित हुआ था? 1877 में कि 1879 में या 1976 में या 1876 में? तो देखिए, जो हमारा डीडीसी है, डीडीसी हमारे कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं? तो 23। और ये फर्स्ट एडिशन कब हुआ? तो 1876 में। ठीक है, तो डीडीसी से कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट एडिशन क्या है हमारा? डीडीसी। डीडीसी का फर्स्ट एडिशन पूछा गया, डीडीसी का कौन सा? फर्स्ट एडिशन। तो डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन था कब प्रकाशित हुआ? 1876 में डीडीसी का फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ। इसके कुल कितने एडिशन हुए डीडीसी के? तो कुल 23 एडिशन, कुल 23 एडिशन डीडीसी के प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, जो डीडीसी का प्रथम एडिशन आया था उसको देने वाले कौन थे? तो हमारे कौन थे? मेलविल डेवी। डीडीसी को देने वाले कौन थे हमारे? मेलविल मेलविल डेवी जो थे, इसके क्या थे? प्रकाशक थे, जिन्होंने मेलविल डेवी ने डीडीसी को प्रकाशित किया था। ठीक है, अब देखिए, अगर आ जाए कि जो हमारा डीडीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ? 1876 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। ठीक है, अब देखिए, जो डीडीसी था, डीडीसी का प्रथम जो एडिशन आया था, डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उसका नाम क्या था? तो जो प्रथम एडिशन, ठीक है, डीडीसी का जो प्रथम एडिशन था उसका नाम क्या था? अ क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट इंडेक्स, अ क्लासिफिकेशन, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट, a classification and subject index for the cataloging index for the cataloging and arranging the book of the pamphlet and arranging the book of the pamphlet of a library।
ठीक है। जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था, अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो उसमें मेलविन डेवी का नाम नहीं था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक ऑफ द पम्फलेट ऑफ अ लाइब्रेरी, इस नाम से हमारा प्रकाशित हुआ था डीडीसी का फर्स्ट एडिशन। ठीक है। अब डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ था, इसमें पेज की संख्या कितनी थी, अगर पेज पूछे जाए तो पेज थे इसके 44। ठीक है। और 12 पृष्ठों की क्या थी इसकी भूमिका थी, 12 पृष्ठों की क्या थी इसकी भूमिका। और जो अगर पूछा जाए कि इसकी अनुक्रमणिका कितनी, तो 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका, 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारे डीडीसी के कितने एडिशन आ चुके, 23 एडिशन। पहला एडिशन किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो इस नाम से प्रकाशित हुआ था। देने वाले कौन थे, तो हमारे मेलविन डेवी थे। ठीक है। प्रश्न पूछे तो प्रश्न 44 प्रश्न थे, और जो हमारे भूमिका कितने पृष्ठों के, 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका थी, 12 पृष्ठों की भूमिका थी। ठीक है। अब देखिए, जो डीडीसी का अगर पूछा जा सकता है कि जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन किस नाम से, तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ए क्लासिफिकेशन ए सब्जेक्ट इन द इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक ऑफ द पम्फलेट ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में पढ़ सकता है, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। विषय रिलीफ वर्ग किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आता है, समाजशास्त्र के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत, लॉ के या भूगोल के, यानी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ या ज्योग्राफी। जो रिलीफ वर्ग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को पता है कि जो रिलीफ वर्ग होता है वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में रिलीफ वर्ग यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये आता किस में है, तो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में, और ये कोलन क्लासिफिकेशन की क्या है, मेन क्लासें हैं। ठीक है। अब ये कोलन क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लासें हैं, मेन क्लास में, तो अगर पूछा जा सकता है कि बाई किसको डिनोट करता है, हिस्ट्री किसको डिनोट करती है, लॉ की मेन क्लास क्या है, ज्योग्राफी की मेन क्लास क्या है, तो जो हमारे सोशियोलॉजी उसकी मेन क्लास क्या है, बाई, हिस्ट्री की क्या है हमारी वी, लॉ की क्या है जेड, और ज्योग्राफी की यू। मैं आपको लिखा देती हूँ कुछ मेन क्लास इंपॉर्टेंट कोलन क्लासिफिकेशन में जो आती हैं। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसकी सोशियोलॉजी पूछी गई है कि सोशियोलॉजी की मेन क्लास क्या है, बाई। ठीक है। हिस्ट्री की मेन क्लास क्या है, तो वो है डी। ठीक है। लॉ की मेन क्लास क्या है, तो वो हमारे जेड। और जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी क्या है, यू। ठीक है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे सोशल वर्क आ जाए, जैसे आ जाए सोशल वर्क, सोशल वर्क। ठीक है। सोशल वर्क की पूछे कि सोशल वर्क की मेन क्लास क्या है, तो वो क्या है, बाई और एक्स। ठीक है। जैसे हमारे सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी से बाई है, तो अगर सोशियोलॉजी वर्क आ जाए यानी सोशल वर्क आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स। ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि जो के बनाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे याद कर लेना कि वर्क के साथ एक्स लगाना। ठीक है। तो बाई एक्स क्या हो जाएगा, सोशल वर्क। और एक और आता है कि साइंस, सोशल साइंस, एक और आएगा। ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं कई एग्जाम में कि सोशल साइंस में आ जाए तो सिग्मा। ठीक है। इसमें क्या यूज होता है, ऐसे इस तरीके से सिग्मा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग या तो इसको नोट कर लेना या इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो सोशल साइंस का क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। अगर सोशल वर्क आता है तो आप एक्स कर लेना। ठीक है। वर्क ऐसे एक्स एक्स ऐसे याद कर लेना। और सोशल साइंस आ जाए तो सिग्मा का यूज होता है, इसकी मेन क्लास क्या है, सिग्मा, सोशल साइंस की। ठीक है। और एक और आती है लिटरेचर एंड लैंग्वेज। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, देखिए एन और एक्स। ठीक है। अगर लैंग्वेज जैसे याद कर लेना आप लोग, लैंग्वेज और लिटरेचर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा एन। ठीक है। तो एन और एक्स से क्या बन जाएगा, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ठीक।
और उसके बाद अब हम देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारा लिटरेचर का आता है तो अगर खाली लिटरेचर आए तो लिटरेचर खाली आ जाएगा तो हमारा ओ बन जाएगा। अगर पूछा जाए कि लिटरेचर, अगर खाली लिटरेचर आता है तो ओ, और लैंग्वेज के साथ आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा एनएक्स। ठीक है, अगर लिटरेचर और लैंग्वेज साथ में आए तो एनएक्स हो जाएगा, और लिटरेचर खाली आ जाए तो ओ हो जाएगा। ठीक है, ये मेन क्लास है, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, और एक और आता है कि ह्यूमैनिटीज, एक और आता है ह्यूमैनिटीज। एक क्या आता है हमारा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज किसको, इसकी मेन क्लास क्या है एमजेड ए, एमजेड ए, ये क्या है ह्यूमैनिटीज। अब देखिए अगर, अब देखिए इसमें क्या है, अगर खाली ह्यूमैनिटीज आता है तो एमजेड ए हो जाएगा, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आ जाए, ह्यूमैनिटीज एंड, देखिए लिख देती हूँ, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आ जाए तो इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी एम और जेड। ठीक, अगर खाली ह्यूमैनिटीज आ जाए तो एम जेड ए हो जाएगा, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आ जाए तो खाली एम जेड हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद कर लेना, एक दो बार इसको रिवाइज करते रहना आप लोग, तो आपको जरूर कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, और मैं कुछ और लिखवा देती हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोलन क्लासिफिकेशन से, तो मैं नहीं चाहती कि ये ना बने। ठीक है, बनते क्वेश्चन तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक बनता है मीनिंग का, कोलन क्लासिफिकेशन में एक बनता है मीनिंग का, तो मीनिंग में क्या आ जाएगा एच और एक्स, मीनिंग का क्या हो जाएगा एच एक्स, क्योंकि जिसे हम ऐसे याद कर लेना आप लोग कि जब हम मीनिंग याद करते हैं तो मीनिंग को एच से एक्स तक याद करते हैं, मतलब हमें जितनी मीनिंग याद हो जाती है उसको याद कर सकते हैं। तो मीनिंग को किस तरीके से याद कर सकते हैं एच एक्स से। ठीक है, और एक आता है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री किसमें आता है, तो एनिमल हस्बेंड्री देखिए के और एक्स। देखिए अगर कोई क्लास ऐसी है जिसके साथ दूसरी क्लास का ज्वाइंट हुआ हो तो उसमें एक्स जरूर आता है। ठीक है, जैसे हमने आपको क्या बताया कि लिटरेचर का ओ हो गया, अगर लैंग्वेज है कि तो उसको हमें क्या होगा एनएक्स। ठीक, और उसके बाद इसी तरीके से इसमें देखिए ह्यूमैनिटीज का क्या था, ह्यूमैनिटीज का एमजेड, एमजेड है ना, और इसमें सोशल साइंस हो गया तो एमजेड ए हटा दिया गया। इसी तरीके से देखिए इसमें सोशल वर्क, सोशियोलॉजी का तो बाई है, और सोशल वर्क हो गया तो एक्स लगा दिया उसमें। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए मीनिंग है हमारा, उसमें एच एक्स लगा दिया। एनिमल हस्बेंड्री क्या है के हो गया तो के में एक्स लगा दिया। ठीक, और एक और क्वेश्चन बनता है यूजफुल आर्ट, यूजफुल आर्ट किसको, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यूजफुल आर्ट, यूजफुल आर्ट्स किसको करता है तो एम। ठीक है, और एक आते हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मास्टिक, उसके लिए क्या आता है हमारा डेल्टा। ठीक है, तो वो तो हमने आप लोगों ने याद कर ली हुई, मुझे जहां से लगता है कि क्वेश्चन जहां से बनने की संभावना है वो मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी जो मेन मेन क्लास हैं जिनको तो आप इजिली तरीके से याद कर सकते हैं। मेन कारण यहाँ पर हो जाता है कि आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। देखिए सोशियोलॉजी तो बाई, हिस्ट्री बी, लॉ जेड, ज्योग्राफी यू। ठीक है, ये तो मेन क्लास है। अब मेन क्लासों के साथ कुछ और जुड़ जाता है सोशल वर्क, तो सोशल वर्क का हमारा देखिए सोशियोलॉजी तो 22 हो गया, और वर्क आ गया तो एक्स हो गया। सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए सिग्मा का यूज होता है, मेन क्लास क्या है सिग्मा की है। लिटरेचर की तो हमारी ओ हो गई, अगर लिटरेचर एंड लैंग्वेज आ जाए तो उसका क्या होगा एन एक्स। ठीक है, जैसे लिटरेचर का ओ दे रखा है। ह्यूमैनिटीज का क्या हो जाएगा एम जेड ए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का क्या हो जाएगा एम जेड। ठीक है, अगला आता है हमारा मीनिंग, मीनिंग का क्या हो जाएगा एच एक्स, और एनिमल हस्बेंड्री का क्या हो जाएगा के एक्स, और यूजफुल आर्ट का क्या हो जाएगा एम। ठीक है, और उसके बाद फाइन आर्ट का पूछा जा सकता है कि फाइन आर्ट किसको डिनोट करता है, फाइन आर्ट की मेन क्लास क्या है, तो फाइन आर्ट की मेन क्लास क्या है एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। किसी ने पूछा कि मैम ये इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो ये एमलिप के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो एमलिप का एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी में, तो उसी का ये प्रीवियस पेपर है जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। और कुछ लोग कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं कि मैम कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। तो देखिए, आपको जो भी आपकी क्यूरी है, आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको जो भी बताना है, आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मैं उसको पढ़ती हूँ। उसके बाद मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, लाइव शानवीर डाली जोशी के नाम से है, मैं लिंक उस पर कर दूंगी। और एक व्हाट्सएप हमारा ग्रुप भी है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 83। सीसी स्कीम का प्रथम संस्करण कब आया? यानी जो हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन है, इसका प्रथम एडिशन कब आया? 1993 में, 1934 में, 1833 में, या 1936 में? ठीक है, तो इसका जो कॉलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो 1933 में। कब आया था? 1933 में। अब देखिए, कॉलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था कब आया था? 1933 में। इसके कितने एडिशन पाए? तो इसके 7 एडिशन। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो तीन तीन। क्यों? इसका देखो, पहली कौन सी आती है हमारी? अपरिवर्तनीय पश्चात्मक वर्गीकरण पद्धति, दूसरी आती है लगभग पश्चात्मक, और तीसरी क्या आती है? जो हमारी सातवीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री। ठीक है, यानी फ्री, फुली फ्रीली क्लासिफिकेशन पद्धति। ठीक है, तो मैं आपको क्लासिफिकेशन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा देती हूँ। कॉलन क्लासिफिकेशन के, कॉलन क्लासिफिकेशन का जैसे पूछा जाए तो फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो फर्स्ट एडिशन पूछा गया है, इसका जो फर्स्ट एडिशन था कब आया था? तो 1933 में फर्स्ट एडिशन आया था। इसको देने वाले कौन थे? हमारे रंगनाथन। ठीक है, रंगनाथन ने दिया था। और कब आया था? 1933 में। ये बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? हमारे रंगनाथन ने लिखी थी। इन्हों जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, क्लासिफिकेशन पद्धति लिख तो रहे थे, लेकिन इसकी 6 संस्करण आ चुके थे। लेकिन उसके बाद जो 7वां एडिशन आया था, इसमें उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके जो शिष्य थे, नील मेगन, गोपी, क्या नाम था उनका? नील मेगन थे, और गोपीनाथ थे, और एक थे राधा, राधा नहीं, उनका नाम नहीं आ रहा मैं। उनका 3 लोग थे, इनके शिष्य थे। तो उन तीनों लोगों ने क्या किया था? इस क्लासिफिकेशन को जो 7वां एडिशन आया था उसको दिया था। ठीक है, अब देखिए, जो कॉलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था, उसमें पहला क्या था हमारा? पहला इसमें आ जाए कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था, उसमें प्रत्येक वर्ग के लिए भिन्न फैसेट का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो प्रत्येक वर्ग थे, जो भी हमारे वर्ग थे, उनके लिए क्या किया गया था? भिन्न भिन्न फैसेट का, यानी पक्षों का, ठीक है, फैसेट का यूज हुआ। ठीक है, जो भी फैसेट थे उनका यूज हुआ। और उसके बाद इसमें आ सकता है कि इसमें किस प्रकार के नोटेशन का यूज होता है, इसमें किस प्रकार के अंक जो होते हैं उनका यूज होता है। तो इसमें मिक्स, ठीक है, मिक्स अंक, मिक्स अंक का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कॉमन सब डिवीजन, ज्योग्राफी सब डिवीजन एंड लैंग्वेज डिवीजन के लिए विशेष शेड्यूल प्रदान किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉलन क्लासिफिकेशन में विशेष शेड्यूल यानी स्पेशल शेड्यूल कहाँ से प्रदान किए जाते हैं, तो एक तो हमारे कॉमन सब डिवीजन के लिए, और दूसरा ज्योग्राफी डिवीजन के लिए, और तीसरा हमारा लैंग्वेज डिवीजन के लिए। तो जैसे आ जाए कि जो हमारा शेड्यूल के लिए विशेष अंक, शेड्यूल के जो विशेष अंक प्रदान किए जाते हैं वो कौन कौन से? तो देखिए, जैसे आ जाए हमारा कॉमन सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन, कॉमन सब डिवीजन। दूसरा आ सकता है हमारा ज्योग्राफी डिवीजन, ज्योग्राफी डिवीजन। ज्योग्राफी डिवीजन, ठीक है। और एक आता है लैंग्वेज डिवीजन, लैंग्वेज डिवीजन।
ये हमारी क्या है, 3 मेन क्लासें हैं, जिसमें आता है हमारे, एक तो आ जाएगा हमारा कॉमन सब डिवीजन, जियोग्राफी डिवीजन और लैंग्वेज डिवीजन। ये विशेष शेड्यूल प्रदान किए जाते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और इसमें अगर आ जाए कि इसमें जो फेसिट है, फेसिट को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह यूज होता है, तो वो हमारा कोलन, ठीक है। किसका यूज होता है, कोलन का यूज होता है, ठीक। और एक और आता है कि हॉस्पिटलिटी एंड एरे का उद्देश्य जो होता है उसमें किसमें आता है, तो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें जो हॉस्पिटलिटी एंड एरे जो था हमारा, उसके लिए ऑक्टिव नोटेशन का जो नोटेशन था उसका प्रयोग हुआ था। आ जाए कि हॉस्पिटलिटी इन अरे के लिए किसका, तो ऑक्टिव नोटेशन का क्या होता है, अष्टपदी अंक प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में, देखिए जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन में पहला एडिशन कब आया था, तो 1933 में आया था। प्रत्येक जो फेसेट थे उसके लिए क्या किया गया था, उसमें फेसेट का यूज हुआ था। इसमें किस प्रकार के अंक का यूज होता है, तो मिक्स नोटेशन का। इसमें जो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल के लिए विशेष अंक किसे किसे प्रदान किया जाता है, तो कॉमन सब डिवीजन को प्रदान किया जाता है, जियोग्राफी डिवीजन को और लैंग्वेज डिवीजन को। उसके बाद इसमें आ सकता है कि जो फेसेट था उनका सबसे पहला सिंबल क्या था कोलन क्लासिफिकेशन का, तो कोलन था, क्योंकि कोलन के नाम से ही प्रकाशित हुआ, इसलिए इसका सबसे फर्स्ट सिंबल क्या था, कोलन था, ठीक है। और इसमें हॉस्पिटलिटी इन एरे के लिए किस ऑक्टिव नोटेशन का अंक का प्रयोग हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते वो आपको करा देती हूँ। देखिए जिससे आ जाए हमारा कि फेज की अवधारणा का प्रयोग फर्स्ट एडिशन में ही किया गया था। जो फेज की अवधारणा का प्रयोग हुआ था कोलन क्लासिफिकेशन में, जो फेज था, फेज की अवधारणा का प्रयोग, फेज की अवधारणा का प्रयोग किसमें हुआ था, तो कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन में, ठीक है। और उसके बाद आता है एसीआई पीसीआई, उसमें क्या होता है, तो वो मैं अगला क्लास दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, The provisions for ACI and PCI are accepted to only, यानी ACI और PCI का प्रावधान अस्तित्व में है केवल किस किस में, ACI और PCI का प्रयोग किस में होता है, तो देखिए इसमें CC में, UDC में, DDC में, SC में। तो आप लोगों को पता ही है कि ACI PCI एंट्रोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ये क्या है हमारा कोलन क्लासिफिकेशन में आता है। इसका प्रयोग क्यों होता है, तो जो भी हमारी कोलन क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो अंक होता है उसको सटीक अंक प्रदान करने के लिए हम कोलन क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। जो भी हम क्लास बनाते हैं, क्लास को सटीक अंक प्रदान करने के लिए हम कोलन क्लासिफिकेशन में ACI PCI का यूज करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ACI में जो हमारे सिंबल का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि PCI में सिंबल का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या है कि ACI PCI के बारे में पूछा गया है, तो ACI और PCI ये दो क्या हमारे कोलन क्लासिफिकेशन के दो मेन पार्ट, ठीक है। अब देखिए जो ACI PCI है ये विषय के आगे स्थान लेता है। कौन स्थान लेता है, देखिए पहले मैं आपको ACI के बारे में बता देती हूँ। ACI
ACI क्या होता है, ये जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन क्या करता है, ये विषय के आगे स्थान लेता है। ये विषय के आगे स्थान लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, विषय के आगे स्थान लेता है। और दूसरा क्या है कि जो ACI है ये कितने प्रकार का, तो ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, ये कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है। अब देखिए जो आ जाए कि जो ACI है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन से हैं? देखिए पहला क्या है, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसिट, यानी स्थान पक्ष से पहले। एप्लीकेबल बिफोर स्पेस, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसिट, यानी स्थान पक्ष से पहले। दूसरा है एप्लीकेबल, एप्लीकेबल आफ्टर, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसिट। ठीक है, तीसरा क्या है इसका, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसिट। ठीक है, ये क्या है, हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में जो ACI PCI होते हैं, ACI क्या है, ये विषय के आगे स्थान लेता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए एप्लीकेबल बिफोर स्पेस मतलब स्थान पक्ष से पहले, स्थान पक्ष के बाद और समय पक्ष के बाद। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ACI के 3 भाग थे हमारे, किसके थे, ACI के, यानी एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। अब आता है हमारा PCI। PCI में क्या है, PCI में क्या है, PCI में क्या है, ये विषय के पीछे स्थान लेते हैं। ये क्या करता है, ये विषय के पीछे स्थान लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, विषय के पीछे स्थान लेता है। दूसरा क्या करता है, इसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता, देखिए इसमें क्या होता है, जो ACI है इसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, नहीं लगता। ठीक है, योजक चिन्ह नहीं लगता, जबकि जो PCI उसमें योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ACI PCI है ये कितने प्रकार, इसमें योजक चिन्ह होते हैं, योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है कितने प्रकार, 2 प्रकार से। ठीक है, 2 प्रकार, 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो हमारा एनर्जी, दूसरा पर्सनालिटी। एनर्जी, एनर्जी के लिए कोलन और पर्सनालिटी के लिए कोमा। ठीक है, एनर्जी के लिए कोलन और पर्सनालिटी के लिए कोमा। ये क्या है हमारे ACI PCI। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहलाता है, यानी इन DDC स्टैंडर्ड सब डिवीजन आर कॉल्ड। हमने आपको बताया था कि जो DDC की 7 स्टैंडर्ड सब डिवीजन थे, कौन कौन से थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीजन, फिर उसके बाद एरिया आता है, फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, फिर स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल हमारा लैंग्वेज आता है, फिर हमारा पर्सन आता है, फिर एथनिक नेशनल ग्रुप आता है। उस तरीके से हमारे क्या होते हैं, 7 मेन क्लासें किसकी है, हमारी DDC की है। ठीक है, तो हमारा जो DDC है स्टैंडर्ड सब डिवीजन आर कॉल्ड, जो कॉलन DDC का जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन आइसोलेट में यूज होता है कि नोटेशन में कि डिवाइस में कि मेमोरियल्स में, तो इस किस में होता है हमारा कॉमन आइसोलेट में। ठीक है, कॉमन आइसोलेट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, स्मृति सहायक शब्द प्रयोग किया गया, जो हमारा मेमोरी एड्स है वर्क यूज्ड इन CC में, UDC में, DDC में, SC में। तो जो हमारा मेमोरी एड्स है वो किस में यूज होता है, CC में यूज होता है कि UDC में कि DDC में कि CC में,
तो जो हमारा मेमोरी एड्स है जिससे हम याद करते हैं उसको किस में यूज किया जाता है, तो वो हमारा किया जाता है यूडीसी में। ठीक है, किसमें याद किया जाता है, यूडीसी में। ठीक है, यूडीसी की जो मेन क्लासें हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, यूडीसी के एक पूरा पेपर ही है वो मैं आपको अच्छे से सोल्व कराऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, कंप्लीट हो गया 86। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, 87 में क्या है कि यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है, यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का यूज होता है। तो आपको पता है कि हमारे यूडीसी और सीसी, अगर यूडीसी सीसी में मिश्रित अंकन का यूज होता है, जबकि हमारे डीडीसी में क्या होता है, शुद्ध अंकन का यूज। तो हमारे एक बार लिख देते हैं, यूडीसी प्लस सीसी, इसमें किसका यूज होता है, मिक्स। ठीक है, मिक्स्ड अंकन। जबकि हमारा क्या आता है, डीडीसी, इसमें क्या होता है, प्योर अंक। ठीक है, प्योर अंक का यूज होता है किसमें होता है, डीडीसी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि यूडीसी का मतलब है, यानी यूडीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल डेसिमल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल डिवाइस क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा गया है कि एससी स्टैंड फॉर, देखिए हमने आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में जो डिवाइसें बताई थी, 8 प्रकार की डिवाइसें थी। अब उन डिवाइसों को किसने दिया था, रंगनाथन ने दिया था। इन डिवाइसों का प्रयोग क्यों किया जाता है, सटीक अंक प्राप्त करने के लिए, यानी सटीक अंक प्रदान करने के लिए, जिससे कि सही अंक बन सके, इसलिए इन डिवाइसों का प्रयोग किया था। किसने किया था, हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एससी, एससी क्या, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट कोड है कि सब्जेक्ट कैनन है कि सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो हमारा एससी क्या है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का है। क्यों, ये हमने आपको बता दिए हैं 8, जो भी हमारी कॉलम क्लासिफिकेशन की जो हमारी 8 डिवाइसें हैं, 8 डिवाइसें किसके द्वारा दी गई थी, रंगनाथन के द्वारा। किस लिए दी गई, तो सटीक अंक प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 90। अब देखिए इसमें क्या है कि कौन सा डिजिट डीडीसी में मात्र देश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो हमारा यूडीसी डीडीसी में पूछा गया है, तो डीडीसी में कौन सा हमारा डिजिट, तो 54 करता है। वही अगर आ जाए कॉलम क्लासिफिकेशन में तो 44 करेगा। ठीक है, कॉलम में अगर मदर कंट्री के लिए पूछा जाए तो 44, और वही अगर डीडीसी में डीडीसी में पूछा जाए तो 54, यूडीसी पूछा जाए तो 0 लग जाएगा। ठीक है, 54 0, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54। ठीक है, डीडीसी में जो मदर कंट्री है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, 54 अंक का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है कि सीसी में भाषाई अंक का प्रयोग वर्गांक क्या है, यानी जो कॉलम क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लास है, नंबर ऑफ लैंग्विस्टिक में कौन सा, जिसे मैंने आपको काफी मेन क्लासे लिखवाई हैं, फिर भी मैं आपको कुछ मेन क्लासे और लिखवा देती हूँ। जैसे हमारा ओ हो गया, तो ओ किस में आता है, तो ओ हमारा लिटरेचर में आ जाएगा। ठीक है, ओ किससे आ जाएगा, लिटरेचर आ जाएगा। पी से हमारा लिंग्विस्टिक आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है, और एस से क्या आ जाएगा, हमारा साइकोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। नाइन्टी वन, ये क्या हमारा कॉलम क्लासिफिकेशन में क्या है, मेन क्लास है। मेन क्लास है, उसमें देखिए आजा, इसमें क्या है, ओ का क्या बताया था, लिटरेचर, ओ लिटरेचर। पी से लिंग्विस्टिक, पी से क्या था, पी से क्या था, लिंग्विस्टिक। और उसके बाद जैसे क्या था, एग्रीकल्चर, जैसे
और उसके बाद ऐसे क्या था, साइकोलॉजी, ऐसे क्या था, साइकोलॉजी। और उसके बाद हमारा आता है कुछ और मेन क्लास है, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। जैसे जेड जैसे उसमें था, जेड का था कि क्या बोलते हैं, लो का था, ठीक है। जेड का क्या था, लो था। उसी तरीके से एक और आता है जनरलिया क्लासिफिकेशन। तो जनरलिया, और देखिए अगर इसमें देखिए, अब अगर बड़ा जेड आता है तो हमारा लो हो जाएगा। अगर जेड जो है, छोटा जेड आता है, अगर छोटा जेड आ जाए तो वो किसकी क्लास होगी, जनरल क्लास की। जब हमें कहीं से क्लास नंबर नहीं मिलता तो जनरल क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लास होती है जनरलिया की, ठीक है, उसमें किसी मेन सब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये क्या हो जाएगी हमारी जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें स्मॉल जेड का यूज होगा और लो के लिए बड़ा, ठीक है। और उसके बाद हमारी कुछ और मेन क्लास है, वो मैं आपको करा देती हूँ। जो मेन क्लास है हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन में आती है। कॉलन क्लासिफिकेशन में जैसे आ जाए एक्स, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ सकती है जैसे जी से आ जाए, तो जी से हमारी क्या हो जाएगी, बायोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद आ सकती है हमारी एच, एच का मतलब क्या हो जाएगा, जूलॉजी। और एच एक्स से मैंने आपको बताई दी कि मीनिंग है, आई से बॉटनी हो जाएगी, आई से क्या हो जाएगी, बॉटनी, ठीक है। ये क्या हमारी कोलन क्लासिफिकेशन की जो मेन क्लास है, जैसे मैंने आपको भी क्लास है, मेन क्लास है कोलन क्लासिफिकेशन की कराई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, जिसमें हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, अवशेष विधि प्रयोग किया गया है, यानी जो रेसिड्यू मेथड है यूज किस में किया जाता है, यूडीसी में, डीडीसी में, एससी में या कोलन क्लासिफिकेशन में। तो हमारी जो अवशेष विधि है, अवशेष विधि किसका प्रयोग होता है, तो वो हमको पता है कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पीएमएसटी फार्मूला दिया था, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। देखिए जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन में रंगनाथन के द्वारा जो PMEST, जो PMST का फार्मूला दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी सबसे जो इजी क्लास है, जैसे टाइम है, टाइम को पहले सर्च कर सकते हैं, या स्पेस को कर सकते हैं, एनर्जी को उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मैटर को उससे ज्यादा, लेकिन जो पर्सनालिटी है, जो शेष यानी जो अवशेष बच जाए, ठीक है, जो अवशेष बचे उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी, उसको ही हम पर्सनालिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ये किस में यूज होता है, तो कोलन क्लासिफिकेशन में यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए इसका, डी, ठीक है। और इनको जो हमारे डॉक्टर एस रंगनाथन ने, उन्होंने इसका सिंबल भी यूज किए थे, जैसे पर्सनालिटी का क्या था, कोमा था, मैटर का सेमीकोलन, एनर्जी का कोलन, स्पेस का डॉट, और जो हमारा टाइम था उसके लिए इन्वर्टेड कोमा। लेकिन हमारा जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था, 6th एडिशन में इसको डॉट, टाइम को और स्पेस को जो क्या था, डॉट का ही प्रयोग किया गया था। लेकिन जो 7th एडिशन आया था उसमें क्या हुआ, इन्वर्टेड कोमा का यूज किया गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है हमारा, 93, क्लास नंबर 93। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा गया है कि डीडीसी का कौन सा संस्करण यानी एडिशन सीडी रोम में उपलब्ध है, 19वां एडिशन, 20वां एडिशन, 21वां या 23वां एडिशन। तो जो हमारा डीडीसी है, डीडीसी का जो 93 एडिशन, सॉरी, जो हमारा डीडीसी का सीडी रोम कौन सा एडिशन, 19वां है कि 20वां है कि 21वां कि 23वां। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा डीडीसी है कोलन क्लासिफिकेशन में, जो डीडीसी है उसका अगर 19वां एडिशन पूछा जाए, कोलन क्लासिफिकेशन में डीडीसी का, कोलन क्लासिफिकेशन में कोलन क्लासिफ जो हमारा डीडीसी है, डीडीसी है, डीडीसी का 19वां एडिशन, डीडीसी का जो 19वां एडिशन था वो कितने खंडों में था, तो 3 खंडों में, ठीक है। और कब आया, तो 1979 में ये आया था। अब देखिए इसका जो हमने क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 21, क्योंकि 21 में ही जो हमारा सीडी रोम था,
सीडी रोम को डीडीसी में यूज हुआ था, किसमें हुआ था? 21 एडिशन में। ठीक है, अब 21 एडिशन में हुआ तो कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे 20वें एडिशन में क्या यूज हुआ, 21वें एडिशन में कब हुआ, किसने क्या दिया, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो हमारा 21वां एडिशन था, पहले तो आता हमारा 20वां एडिशन कोलन जो डीडीसी था इसका 20वां एडिशन, जो इसका 20वां एडिशन था, 20वें एडिशन में क्या क्या प्रयोग किया गया, तो देखिए 20वां एडिशन कब आया था, तो 20वां एडिशन कब आया था? 1989 में 20वां एडिशन आया था, और किसने दिया था? जेपी कैमरोनी ने दिया था, जेपी कैमरोनी ने, जेपी कैमरोनी के द्वारा ये एडिशन दिया गया था। और जो हमारा 20वां एडिशन था, इसको कितने खंडों में, तो इसको 4 खंडों में डिवाइड किया गया। कितने खंडों में? तो 4 खंडों में। ठीक है, 4 खंडों में डिवाइड किया गया। और उसको पूछा जाता है कि जो 20वां एडिशन था, जो 20वां एडिशन था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो 20वां एडिशन था, 20वें एडिशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डीडी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डीडी। ठीक है, जो डीडीसी का 20वां एडिशन था उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डीडी बोलते हैं। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो OCLC, फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? फॉरेस्ट प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और डीडीसी जो था, डीडीसी में अगर पूछा जाए कि जो प्रथम एडिशन था डेमलर अमेरिका लाइव एसोसिएशन ने प्रदर्शित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे आ जाए 21, यानी 21 एडिशन डीडीसी का, 21 डीडीसी का 21वां एडिशन, डीडीसी का जो 21वां एडिशन था उसमें कब आया था? 1996 में डीडीसी का 21वां एडिशन आया था। किसने दिया था? जेएस मिस्चेली ने दिया था। किसने दिया था? जेएस मिस्चेली ने दिया था। और कब, तो इन्होंने कौन सा, तो 22 से लेकर 2000, जो हमारा 22वां एडिशन कब आया था? 2003 में आया था। ठीक है, और उसके बाद अगर लास्ट अगर 23वां एडिशन पूछा जाए, 23वां एडिशन 2011 में आया था। ठीक है, और जो हमारे 2 एडिशन दिए थे, यानी जो हमारा 20वां एडिशन और जो 21 से लेकर 23 एडिशन, ये किसने दिए थे? तो जेस मिस्चेली ने। पूछा जा सकता है कि जेस मिस्चेली ने कितने एडिशन दिए? जेस मिस्चेली ने 3 एडिशन दिए थे। कौन कौन से? तो 21 से लेकर 23 तक, यानी 21 से लेकर 23 एडिशन तक जेस मिस्चेली ने दिए। 21वां एडिशन कब आया? 1996 में, और 22वां एडिशन 2003 में, और 23वां एडिशन 2011 में। ठीक है, ये देने वाली कौन थी? जेस मिस्चेली थी। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी के 19वें एडिशन में कुल कितने एडिशन थे? 6 एडिशन थे। और 21वें सदी में कुल कितने एडिशन आ चुके थे? तो 2 एडिशन आ चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, हाउ मनी वॉल्यूम आर इन द 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी, यानी जो डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने खंडों में उपलब्ध है, यानी डीडीसी के 23 संस्करण कितने खंडों में उपलब्ध हैं? 3, 4, 5, 6। तो आपको पता है कि डीडीसी का जो 23वां एडिशन आया था उसके कितने खंडों में उपलब्ध है? तो 4। जैसे हमारा फर्स्ट खंड क्या था, जिससे हमारी खंड का मतलब किताबें, कितनी वॉल्यूम में, तो एडिशन कितने थे? तो 4 किताबें प्रकाशित हुई, जिसमें पहली हमारी 15वें एडिशन में 1 किताब थी, फिर 16, उसके बाद 16-17 में 2 हो गई, फिर 18-19 में 3 हो गई, फिर हमारे उसके बाद 20 से 23 में हमारी कितनी हो गई थी? 4 किताबें हो गई थी। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारी पहली आती थी हमारी जो शेड्यूल इंडेक्स, ठीक है, और उसका रिलेटिव इंडेक्स, ये हमारी क्या थी? 3 पुस्तकें थी। तो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ जिससे आपको पोस्टर पे क्लियर हो जाए। डीडीसी थी, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बताया है? क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है कि डीडीसी में 23वें एडिशन में कुल कितनी टेबलें थी? तो देखिए, जो फर्स्ट एडिशन था, यानी एक वॉल्यूम, जो फर्स्ट वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी वो क्या? 15वें एडिशन में।
ठीक है। उसके बाद एक खंड जो थी, उसके बाद 2 वॉल्यूम में जो हमारे 16 से लेकर 17 तक, उसके बाद 18 से लेकर 3 वॉल्यूम में 18 से लेकर 19, उसके बाद 4 वॉल्यूम के तो हमारी जो हमारे 20 से लेकर 23 तक, ठीक है। 20 से लेकर 23 तक हमारी कितनी वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम में पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 95, अ मॉडर्न आउटलाइन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखा गया था किसके द्वारा? जेडी ब्राउन के द्वारा, एच.ई. विल्स के द्वारा, एडरसन के द्वारा, जे मिल्स के द्वारा। द मॉडर्न आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज ऑथर्ड बाय जेडी ब्राउन, एच.ई. विल्स, एडरसन या जे मिल्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो जेडी ब्राउन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जेडी ब्राउन थे, यानी अगर सीसी में इंडिकेटर का पूछा जाए तो हमारे इसमें मॉडर्न आउटलाइन टू लाइव क्लासिफिकेशन, तो जेडी ब्राउन ने भी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था। एच.ई. विल्स ने हमारा क्या दिया था? तो जो एच.ई. विल्स थे उन्होंने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन दिया था। वही आ जाए कि जो हमारे एडरसन थे उनके द्वारा अलग पद्धति दी गई थी। और जेस मिल्स जो थे, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेस मिल्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द मॉडर्न आउटलाइन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, द मॉडर्न आउटलाइन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी? जेस मिल्स ने। मैं कुछ मैन इंपॉर्टेंट जैसे जेडी ब्राउन, एच.ई. विल्स की बुकें लिख देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 जैसे जेडी ब्राउन, जैसे जेडी ब्राउन थे, जेडी ब्राउन ने एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी? 1906 में। उसका नाम क्या था? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बुक किसने लिखी थी? हमारे जेडी ब्राउन ने लिखी थी, ठीक है। और जो लिखी थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1890 के दशक में 2 वर्गीकरण पद्धतियों का निर्माण किया था। 1890 के दशक में 2 वर्गीकरण पद्धतियों का, यानी 2 वर्गीकरण पद्धतियों का विकास किया था। उसमें क्या हुआ कि उन पद्धतियों के निर्माण में क्या थे? असफल रहे थे, ठीक है। जो विकास में क्या थे? असफल रहे थे। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो जेडी ब्राउन थे, इनके द्वारा 2 क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया गया जो असफल था। लेकिन जब इन्होंने तीसरा एडिशन था, ठीक है, जब इन्होंने तीसरी पद्धति दी, जब तीसरी पद्धति दी, तीसरी पद्धति का नाम क्या था? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्या था? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन था, इसका आया था 1906 में। ये तीसरा एडिशन था, तीसरी पद्धति थी। एक और इनकी पुस्तक थी वन प्लेस थ्योरी। क्या थी? उसका नाम क्या था? वन प्लेस थ्योरी। एक पुस्तक का नाम क्या था? वन प्लेस, यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? वन प्लेस थ्योरी, ठीक है। ये किसने लिखी? तो हमारे जेडी ब्राउन ने। इसके मूर्त विचारों पर चयन करना, इस पुस्तक को क्यों लिखा? कि इसके जो भी मूर्त विचार हैं उनका चयन करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी एच.ई. विल्स। एच.ई. विल्स से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको करा देती हूँ। जैसे एच.ई. विल्स, एच.ई. विल्स के द्वारा कुछ पद्धतियां दी गई थी। जैसे हमारे एच.ई. विल्स ने क्या दी थी? एक तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसने दी थी? एच.ई. विल्स ने दी थी। जो क्या था? जो वैज्ञानिक और तार्किक विचारों के आधार पर था। इसमें कितने सिद्धांत थे? तो 32 सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। ये जो पुस्तक लिखी थी एच.ई. विल्स ने, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, कब लिखी थी? तो 1904 में लिखी थी।
और इस बुक में लिखने में उन्होंने क्या किया, तो 32 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और ये किस पर आधारित थे, तो वैज्ञानिक और तार्किक, वैज्ञानिक और तार्किक, ठीक है, वैज्ञानिक और तार्किक पर आधारित थी। और उसके बाद इनकी कुछ और मेन इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं वो मैं आपको करा देती हूँ, जिससे आ जाए द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम इन ऑफ साइंस। ये पुस्तक इनकी नेट में आई थी, क्वेश्चन, उस पुस्तक का नाम क्या था, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज organization knowledge, the system of science, system of science, the organization of knowledge, the system of science, ठीक है। और एक और बुक थी इनकी, किसकी थी, एच ई वेल्स की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, organization of knowledge in library and subject approach of and subject approach to, ठीक है। ये क्या थी, जे मिल्स थे, इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी। फर्स्ट कब लिखी गई, तो 1933 में, और सेकेंड 1939 में। ये क्या थी, एच ई वेल्स के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी। ये हमारी पुस्तकें आ चुकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि सीसी में इंडिकेटेड डिजिट का नया नाम क्या है, यानी सीसी में इंडिकेटेड डिजिट का नया नाम क्या है, कनेक्टिंग सिंबल, नोटेशन, डिवाइस या निमोनिक्स। तो जो हमारा कॉलन क्लासिफिकेशन है, कॉलन क्लासिफिकेशन में जो इंडिकेटेड डिजिट है उसको क्या प्रदान किया जाता है, तो हमारा अंक, ठीक है, क्या प्रदान किया जाता है, नोटेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्री ऑफ फ्री, इसकी मेट्री रिप्रेजेंटेशन क्या है, द ट्री ऑफ फ्री, द सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेकाकोटोमी, डायकोटोमी, पॉलीकोटोमी या ट्रिकोटोमी। तो इसमें क्या है कि जो हमारी ट्री ऑफ फ्री है वो किसमें आती है, हमारी जो ऐसी पुस्तक जो हमारे दो भागों में डिवाइड हो, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो हमारी डायकोटोमी, डेकाकोटोमी, पोलोकोटोमी आती है ना पद्धतियां, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहली हमारी क्या थी, द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी। ठीक है, डायकोटोमी, डेकाकोटोमी, पॉलीकोटोमी, ये क्या थी, इनको भागों में डिवाइड किया। अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि जो हमारी डायकोटोमी है, द्विविभाजन पद्धति है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया। क्या, एक प्रकार की विशेष संरचना, इसको 2 भागों में, इसको कितने भागों में, 2 भागों में, यानी 2 प्रकार, ठीक है, 2 प्रकार या 2 भाग। अब देखिए 2 भाग, इसको 2 भागों में डिवाइड किया, फिर पुनः 2 भागों में, ठीक है। जैसे हमारा आ जाए बायोलॉजी,
बायोलॉजी को जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। फिर इनको भी प्लांट्स, नॉन प्लांट्स, इस तरीके से। इसी तरीके से हमारा 10 विभाजन, जो 10 विभाजन है, 10 विभाजन किस में आता है? तो 10 विभाजन मतलब 10 भागों में डिवाइड करना। किसके कितने भागों में? इस विषय को 10 भागों में, ठीक है। तो 10 भागों में किसको किया जाता है? तो डीडीसी को और यूडीसी को, ठीक है। कितने भागों में? डीडीसी को देने वाले कौन थे? हमारे मेलविन डेवी थे। उसी तरीके से आता है बहुविभाजन, पॉलीकोटोमी। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अनेक प्रकार के भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके क्या होते हैं? अनेक भाग, ठीक है। अनेक भाग में क्या आता है? हमारे कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन जो हमारा था, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो पॉलीकोटोमी था, इसको देने वाले कौन थे? तो पॉलीकोटोमी को देने वाले थे C.A. कटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पॉलीकोटोमी को देने वाले कौन थे? C.A. कटर थे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है जो द्विविभाजन है। द्विविभाजन जो कोलन इसमें आता है ना, द्विविभाजन डेकाटोमी, इन दो भागों में डिवाइड करना। ट्री ऑफ, जैसे अभी क्वेश्चन आया था, ट्री ऑफ प्रोफ्री, ठीक है। ट्री ऑफ प्रोफ्री किस में आता है? हमारे इसमें द्विविभाजन में। और ये इसको क्या बोलते हैं? एक बाइनरी नंबर बोलते हैं इसको। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी, इसको बाइनरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ट्री ऑफ, जो हमारा द्विविभाजन पद्धति है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बताया, जैसे टाइप ऑफ द्विविभाजन पद्धति है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाए तो पुनः इसको दो भागों में डिवाइड किया, जैसे बायोलॉजी को जूलॉजी, बॉटनी, फिर जूलॉजी को दो भागों में, फिर बॉटनी को दो भागों में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ प्रोफरी बोलते हैं। जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, दो भागों में डिवाइड होती है, फिर उसकी शाखाएं कई भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। इसको बाइनरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्विविभाजन पद्धति को। उसके बाद आता है हमारा डेकाकोटोमी, 10 भागों में डिवाइड। इसको किस में यूज होता है? तो हमारे डीडीसी में और यूडीसी में। एक और आता है हमारा बहुविभाजन है, पॉलीकोटोमी। इसके क्या होते हैं? अनेक भाग होते हैं। ये किसमें यूज होता है? कोलन क्लासिफिकेशन में। एक और आता है कि पॉलीकोटोमी को देने वाले कौन थे? हमारा C.A. कटर, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98। इन सीसी, इन क्लास नंबर ऑफ अ सिस्टम इज कॉन्वेंट, यानी जो सीसी में प्रणाली का वर्ग खोजा गया है, इसमें अल्फाबेटिकल डिवाइस में, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में, या सब्जेक्ट डिवाइस में, या ज्योग्राफिकल डिवाइस में, किसमें यूज किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ सिस्टम वो किसमें आता है? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में। जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6, जैसे हम अपना क्रोनोलॉजिकल नंबर से अपना ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना नंबर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। यानी नंबर आया ना, यानी नंबर फॉर अ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम से हम किसको करते हैं? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशन डीडीसी, क्वेश्चन नंबर 99। वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ डीडीसी इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड, यानी 14th एडिशन, 15th एडिशन, 19th एडिशन या 20th एडिशन। तो जो हमारा डीडीसी का जो कौन सा एडिशन था जिसमें मानक स्टैंडर्ड कहा जाता है? स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। तो मैं आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड एडिशन कौन सा था? डीडीसी का 15वां एडिशन। डीडीसी का जो 15वां एडिशन था, किसने दिया था? जो पहले तो दिया था, इसमें सुधार किया था किसने? गॉडफ्रे ने सुधार किया था, मेलविन डेवी के जो पुत्र, मेलविन डेवी के जो पुत्र थे उनके द्वारा, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे आ जाए, मैं आपको लिखा देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे 99 में जो 14th एडिशन पूछा जाए डीडीसी का, डीडीसी का जो सेकेंड एडिशन से, यानी दो से लेकर सेकेंड से 14th एडिशन तक, 14th एडिशन तक इसको क्या नाम था? तो इसका टाइटल का नाम क्या था? डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स था। डीडीसी का जो 15वां एडिशन था, 15वां एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड एडिशन। डीडीसी का जो 15वां एडिशन था उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं।
और इसे कब आया था? 1951 में आया था। इसने दिया था गॉडफ्रे डेवी के द्वारा। जो मेलिविन डेवी के क्या थे? पुत्र थे। और उसके बाद जो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि जो 19th एडिशन था, 19th एडिशन, उसको 6 भागों में 6 एडिशन आ चुके थे। ठीक है, 6 भागों में किसने दिया? तो बेंजामिन कस्टर ने 7 बार इसको दिया था। किसने दिया? अगर पूछा है कि सबसे ज्यादा देने वाले कौन थे, तो सैम्योर थे। और जो 19th एडिशन था उसको देने वाले कौन थे? तो बेंजामिन कस्टर थे। बेंजामिन कस्टर। पूछा जा सकता है कि डीडीसी को सबसे ज्यादा एडिशन देने वाले कौन थे? सबसे ज्यादा किसने योगदान दिया? सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? तो सैम्योर ने। ठीक है, सैम्योर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था। किसने दिया था? तो डीडीसी। ठीक। और एक आता है 20वां एडिशन डीडीसी का, कब आया? तो 1989 में डीडीसी का 20वां एडिशन आया था। और इसको किसने दिया था? जेपी कामरोनी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो जेपी कामरोनी के द्वारा। जेपी कामरोनी के द्वारा दिया गया था। और क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी का जो 20वीं सदी में 1911 में 15वां एडिशन था, उसके अनुच्छेद कितने थे? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मैं आपको इसको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, जो डीडीसी थी, डीडीसी की जो 14वीं टेबल और सेकेंड टेबल, उसमें क्या था? डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और जो 15वां एडिशन था उसको स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। कब आई? तो 1951 में। किसके द्वारा? तो गॉडफ्रे डेवी के द्वारा सुधार किया गया था, जो मेलिविन डेवी के पुत्र थे। उसके बाद 19th एडिशन आया था, वो उसके 6 भागों में डिवाइड किया, उसको बेंजामिन कस्टर ने दिया था। 20वां एडिशन कब आया? तो 1989 में आया था। इसको जेपी कामरोनी के द्वारा दिया गया था। अगर पूछा है कि सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कौन थे, तो हमारे सैम्योर थे। और एक और आता है कि जो 16वां एडिशन डीडीसी का जो आया था, उसको क्या बोलते हैं? फोनिक शेड्यूल। फोनिक शेड्यूल किसको बोलते हैं? फोनिक शेड्यूल किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं 16वें एडिशन को। ठीक है, फोनिक शेड्यूल क्यों कहा जाता है? इसमें ये होता है कि जब हम शेड्यूल नया पुराना शेड्यूल जो भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हमारी ऐसी पुस्तकें जो उसके लिए उपयुक्त ना हो, तो उन पुस्तकों को रद्द करने के पश्चात जब नया शेड्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनिक्स शेड्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100। अब हमारे जो कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी और यूडीसी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरा अगला पार्ट होगा जिसमें आप लोग कमेंट करना कि मैं सबसे पहले यूडीसी का पूरा पेपर कराऊं या फिर प्रैक्टिकल वाला जो थ्योरी वाला है, यानी ACR2 का और SSC का है। आप लोग कमेंट करना तो मैं उसी का पेपर कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन की सीसी में जीडी का फुल फॉर्म क्या है? जैसे मैंने आपको बताई है कि जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उनके द्वारा जो भी हमारी क्लास थे उनको सटीक अंक प्रदान करने के लिए क्रोनोलॉजिकल डिवाइसें प्रदान की गई थी। वो डिवाइसें कितनी थी? तो 8 डिवाइसें थी। उन डिवाइसों में जैसे हमारे जियोग्राफिकल डिवाइस हो गया, हमारा सब्जेक्ट डिवाइस हो गया, अल्फाबेटिकल डिवाइस हो गया, या अध्यारोपण विधि हो गई। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको करा देती हूँ जिससे आ जाए हमारा कि इसमें पूछा गया है कि जीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो जियोग्राफिकल डिवाइस। देखिए, जियोग्राफिकल डिवाइस होती है, इसको अमेरिकन हिस्ट्री से क्या करते हैं? तो B7 से करते हैं, जिससे मैं आपको अभी इसमें पेज नहीं बचा है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अगली क्लास में ये कराऊंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो भौगोलिक विधि होती है, हमें जो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में जो हमारी जियोग्राफिकल डिवाइस होती है, इसके लिए क्या करते हैं? सीसी के मुख्य वर्ग में VN Z और W में करते हैं। इसमें प्रश्न को भौगोलिक विधि से प्राप्त करते हैं। जैसे अमेरिकन हिस्ट्री हो गया, तो अमेरिका जैसे हिस्ट्री तो हमारा V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अमेरिका क्या हो जाए? 7, जैसे आ जाए हमारा अमेरिकन हिस्ट्री।
अमेरिकन हिस्ट्री, तो अमेरिका जैसे हमारा 7 सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या हमारे बी, तो अमेरिका हो जाएगा 7। ये हमारे क्या है जियोग्राफिकल डिवाइस में। एक आता है हमारा सब्जेक्ट डिवाइस। ये सब्जेक्ट डिवाइस में क्या होता है, इसमें जोन 4 के मुख्य वर्गों का निर्माण इसी जो हमारे नोटेशन होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, एक होता है अल्फाबेटिकल डिवाइस। अल्फाबेटिकल डिवाइस में क्या होता है, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं, जैसे हमारे आ जाए अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल डिवाइस। अल्फाबेटिकल डिवाइस जैसे हमारी हमारी आ जाए हीरो साइकिल। हीरो हीरो साइकिल, तो हीरो साइकिल का क्या हो जाएगा D51। ठीक है, और 1 to 5 और HE, क्योंकि हीरो हो गया ना, HE लगा दिया, हीरो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर खाली हिंद आता जैसे आ जाए हिंडो साइकिल, तो इसमें देखिए बनेगा वही D51 1 to 5, और उसके बाद देखिए इसमें खाली एच लग जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें खाली हीरो दिया है तो हीरो के लगा दिया, एच ही लगा दिया, और इसमें हीरो लगा तो इसमें खाली एच लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकल डिवाइस में। एक और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है हमारा, जैसे डिवाइसों से रिलेटेड आ जाए ये सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में से किसका प्रयोग होता है, तो हमारे किसका हो जाएगा हाइपन का। किसका, हाइपन का। ठीक है, हाइपन सिंबल का यूज होता है। इसमें प्रधान एक गौड़ एकल होता है, जिसमें जिससे हमारा जो भी नंबर बनता है उसमें अगर आ जाए कि सुपर इम्पोजिशन या अध्यारोपण विधि में किस सिंबल का यूज होता है, तो हाइपो जो हमारा क्या होता है हाइपन का। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा आज जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे जो भी वीडियो है उनको अपलोड करूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे आप ही लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। मुझे काफी टाइम लग जाता है इन वीडियो को बनाने में, 2 घंटे तो मुझे इसको सेट करने में लग जाता है कि किस तरीके से डालना है। और उसके बाद मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ जहाँ से भी बन रहे हैं, कोलन क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, या जो भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। आशा करते हैं कि आप लोग मेरा ये प्रयास को सार्थक बनाएंगे, और ऐसे आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।